जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की। देखिए, जिस तरीके से इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका कुछ ना कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन है। वैसे तो डायरेक्ट ही कनेक्शन है यूएस से। तो यूएस और ईरान की क्या दुश्मनी है? तो वो ये भी जिस तरीके से इजराइल और ईरान की दुश्मनी है उसी तरीके से यूएस और ईरान की भी दुश्मनी है। तो हम देखेंगे कि ये भी किस तरीके से इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। पहले अच्छे अलाय हुआ करते थे लेकिन अब एक दूसरे के एडवर्सरीज बन चुके हैं। तो क्या रीज़न रहा, क्यों बन गए और क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस तो नहीं कह सकते लेकिन इसका क्या क्या इम्प्लीकेशंस है हमारे इंडिया पे या अराउंड द वर्ल्ड। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, ईरान और यूएस के अभी रिलेशन कैसा है? एक तरीके से कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, एक कॉम्प्लेक्शन बन जाता है। पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी इनकी दोस्ती, फिर वहाँ के जब लीडर बदलते हैं तो फिर उनकी धीरे धीरे राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। तो अर्ली 20th सेंचुरी में क्या होता है, ये अलाइज रहते हैं। वहीं फिर लेट क्या हो जाता है, 1970s के टाइम पे एडवर्सरीज बन जाते हैं। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें कि क्या हुआ था इसमें, तो प्री 1979 के पहले की अगर हम बात करें 1953, तो उस टाइम पे क्या होता है कि CIA जो एक वहाँ के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है और यूके के इंटेलिजेंस, ये दोनों क्या करते हैं, ईरान को डेमोक्रेटिकली वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक को क्या कर देते, ओवरथ्रो कर देते, हटा देते हैं और मोनार्की को लाते हैं वहाँ पे। किसको लाते हैं? शाह मोहम्मद रेजा पहलवी। इसका कनेक्शन अगर आप देखेंगे तो इजराइल जो है उससे भी तब ईरान का रिलेशन अच्छा था जब इनका रूल था यहाँ पे, शाह मोहम्मद रेजा पहलवी। और यूएस के साथ भी इनका रिलेशन अच्छा था जब इनका रूल था। फिर क्या होता है, जिससे मतलब उनके साथ दोनों का रिलेशन अच्छा बन जाता है। 50 से 70 तक दोनों काफ़ी अच्छे अलाई रहते एक दूसरे के, सर्वड एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर का काम करते हैं दोनों मिडिल ईस्ट में, और सोवियत इन्फ्लुएंस को कम करने में दोनों क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यूएस ईरान को मिलिट्री, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ईरान कई सारी चीज़ें परचेस करता है यूएस से, जैसे आर्म्स, अमेरिकन बिजनेस जो है यहाँ पे अच्छे से वर्क करता है। काफ़ी अच्छा इन दोनों का रिलेशन चल रहा था जब तक किसका रूल था, शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का। जैसे इजराइल के साथ भी तब तक ही अच्छा रूल था जब तक इनका रूल था वहाँ पे। फिर क्या होता है, 1979 यहाँ पे होता है इस्लामिक रिवॉल्यूशन। इस्लामिक रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पे इस्लाम को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है, इस्लाम को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे एक लीडर आते हैं अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी, ये लीड करते हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशन को। अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी ये लीड करते हैं और जो शाह थे उनको वो हटा देते हैं, ओवरथ्रो कर देते शाह को, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन जाता है यहाँ पे। अब रिवॉल्यूशन जो था इनका, ये स्ट्रॉन्गली एंटी वेस्टर्न था। एंटी वेस्टर्न मतलब वेस्ट जो अमेरिका है उसको क्या करते थे, ये अपोज करते थे। एंटी वेस्टर्न था और एंटी अमेरिकन था। ब्रांडिंग द यूएस एज द ग्रेट सटन, मतलब ग्रेट सटन कहते थे यूएस को। मतलब यूएस क्या एक तरीके से एविल है, थ्रेट फैलाता है, गलत चीज़ें करता है, मतलब इस एक तरीके से खराब मानते थे यूएस को, तो ग्रेट सटन कहते थे उसे। होस्टेज क्राइसिस, अब क्या होता है कि ईरान जो रहते 79 to 81 के टाइम पे, ईरान के जो रिवोल्यूशनरीज रहते, इस्लामिक रिवोल्यूशन होता है ईरान में, तो वो जो रिवोल्यूशनरीज रहते वो क्या करते हैं कि यूएस की जो एम्बेसी थी तेहरान में जो यूएस की एम्बेसी है, तो वहाँ पे 52 अमेरिकन जो रहते हैं उनको क्या कर लेते हैं, ये होस्टेज बना लेते हैं 4 डेज के लिए। मतलब एक तरीके से इन्होंने दुश्मनी ले ली किसके साथ, यूएसए के साथ। जो यूएसए की एम्बेसी आप समझते हैं हर जगह, मतलब एक तरीके से जो डिप्लोमेट रहता है, एक पर्सन या दो जो भी पर्सन्स रहते हैं वहाँ पे, एक नहीं कई सारे हमारे यहाँ के लोग, जैसे हमारे यहाँ की एम्बेसी अलग अलग देशों में, यूएसए में है, रशिया में है, मतलब हमारे यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले वहाँ पे बैठते हैं। जैसे अमेरिका को रिप्रेजेंट करने वाले जो एम्बेसडर्स थे, कितने 52 अमेरिका के वहाँ के डिप्लोमेट्स थे, उनको ये होस्टेज बना लेते 4 डेज के लिए। तो यहाँ से इनकी राइवलरी स्टार्ट हो जाएगी। तो इवेंट मार्क्ड अ कंप्लीट ब्रेकडाउन इन डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो यहाँ से इन दोनों का रिलेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप वहाँ के लोगों को, वहाँ के डिप्लोमेट्स को हमारे यहाँ होस्टेज बना रहे हो, मतलब किसी का होस्टेज बना रहे हो, तो वॉर तो होनी है, मतलब लड़ाई तो होनी है। अगर हम मेजर सोर्सेज देखें कि आफ्टर 1979 क्या क्या रीजंस रहे जिनकी वजह से लड़ाई हुई, तो पहला क्या, आइडियोलॉजिकल डिवाइड। देखो, ईरान किसको फॉलो करता है, शिया इस्लामिस्ट थियोक्रेसी को। देखिए, ईरान जो है एक तो इस्लामिस्ट तो है, लेकिन इस्लाम में जो दो कम्युनिटी होती है, शिया एंड सुन्नी,
इस्लाम में दो कम्युनिटी, शिया एंड सुन्नी। तो अगर हम ईरान की बात करें तो वहाँ पे शिया कम्युनिटी पाई जाती है, मतलब शिया कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, जो कि बहुत रेयर है। सबसे कम जो पॉपुलेशन है शिया की है, जो कि कहाँ रहती है, ईरान में रहती है। तो शिया इस्लामिस्ट को फॉलो करता है ईरान। वहीं अगर यूएस की बात करें तो वो एक सेक्युलर नेशन है, डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, लिबरल डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है। ईरान सपोर्ट करता है एंटी वेस्टर्न इस्लामिक मूवमेंट, जैसे कि हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेगा लेबनान में, कई सारे शिया मिलिटियास को करेगा इराक और सीरिया में। मतलब किसके अगेंस्ट है ये, वेस्ट के अगेंस्ट है, मतलब अमेरिका के अगेंस्ट है, और कई सारे जो ग्रुप्स हैं उनको ये सपोर्ट करता है। उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम दूसरी चीज़ थी। मतलब यहाँ पर रीजन देख रहे हैं क्या कारण बने वॉर के। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर हम देखें तो ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना चालू कर दिया था। तो यूएस को वहाँ पे टेंशन हो गई कि ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता है तो गलत बात है, डिफिकल्ट हो जाएगा दूसरे नेशंस के लिए। तो यूएस इज अ पाथ टुवर्ड न्यूक्लियर वेपन, यूएस इज इम्पोज सैंक्शन। तो यूएस ने क्या कर दिया, वहाँ पे सैंक्शंस लगा दिए। एंड लेड इंटरनेशनल एफर्ट टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम एक्वायरिंग न्यूक्लियर आर्म। और उसने इंटरनेशनल लेवल पे ले गया, मतलब इसके ऊपर सैंक्शंस लगवाए, इंटरनेशनल लेवल पे ले गया कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना चाहिए, न्यूक्लियर आर्म्स इसके पास नहीं आने चाहिए। सपोर्ट फॉर टेररिज्म, तीसरा क्या रीजन है, यूएसए को लगता है कि ईरान जो है फंड करता है किसको, टेररिज्म को। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, हौतिस हो गया। देखो हिजबुल्लाह कहाँ का ग्रुप है, ये एक लेबनान का। वहीं हमास की अगर हम बात करें तो ये इजिप्ट का या गाजा का बोल सकते हो, इजिप्ट। और हौतिस जो है ये है यमन। तो ये जो है एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जो अलग अलग रीजन बनाए गए, तो इनको क्या करता है, फंड करता है कौन, ईरान। तो इस बात के लिए यूएसए उससे नाराज है। ईरान क्लेम्स दिस सेक्शन, मतलब ईरान क्या बोलता है कि वो इनको क्यों सपोर्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे जो मुस्लिम्स जो है वो ऑपरेस्ड है, मतलब वहाँ पे जो मुस्लिम के साथ अत्याचार हो रहा है, जो उनके साथ ऑपरेशन हो रहा है, उसको बचाने के लिए ये करता है। और जो वेस्ट का इम्पेरियलिज्म है उसको रेजिस्ट करने के लिए। इम्पेरियलिज्म क्या होता है कि वेस्टर्न जो पावरफुल कंट्री से वो जो कम पावरफुल कंट्री होती है उनके ऊपर रूल करती है, एक तरीके से उनको दबा के रखती है। तो उस चीज को अपोज करने के लिए ईरान ये सब करता है। ये ईरान की बात है। रीजनल राइवलरी अगर हम देखें तो ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट वाले रीजन जैसे कि इराक, सीरिया, यमन, लेबनान, इन सब पे उसका कंट्रोल हो, लेकिन यूएस अपनी प्रेजेंस वहाँ पे बना रहा है। तो वो चीज़ ईरान को अच्छी नहीं लगती कि यूएस क्या कर रहा है, मिलिट्री प्रेजेंस बना रहा है गल्फ रीजन में, जैसे इसराइल को सपोर्ट करता है, उसके बाद सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ें ईरान को खटकती है। तो ये कुछ रीजन्स बने जिसकी वजह से वॉर हुई। अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल देखें कि किस तरीके से एक के बाद एक इवेंट्स होते हैं, तो 1980s के टाइम पे क्या होता है, ईरान और इराक की वॉर हो जाती है। तो ईरान और इराक की वॉर हो जाती है 80 to 88 के बीच में। और यूएस किसको सपोर्ट करता है, इराक को सपोर्ट करता है। वहाँ पे कौन रहते हैं, सद्दाम हुसैन जब रहते हैं। तो यूएस सपोर्ट करता है इराक को। तो ईरान और यूएस का रिलेशन और बिगड़ जाता है। 1988 के टाइम पे यूएस की नेवी क्या करती है, ईरान के जो पैसेंजर वाला प्लेन था उसको शूट कर देती है। तो वहाँ के अराउंड 290 सिविलियंस की डेथ हो जाती, किल हो जाते। उसके 2000 अगर जब आता है 2000 की अगर हम बात करें तो 2002 में जो प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो क्या करते हैं, ईरान को एक्सिस ऑफ एविल नाम दे देते। एक्सिस ऑफ एविल मतलब उनका एक ग्रुप है कि खराब, एक तरीके से खराब एविल कंट्री है, ऐसा उसको बता देते हैं कि यहीं से सारे बेकार चीज़ें एविल्स क्रिएट होते हैं। 2006 में ईरान रिज्यूम करता है अपना यूरेनियम का एनरिचमेंट, मतलब उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं यूएस के, यूनाइटेड नेशन के। उनके सैंक्शंस के बावजूद भी वो क्या करता है, यूरेनियम का एनरिचमेंट करता रहता है। 2007 से 11 अगर हम देखें, साइबर वॉरफेयर होता है। स्टक्सनेट वायरस जो है ये यूएस और इजराइल मिलके करते हैं, पहुंचाते हैं कहाँ पे, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे। वहाँ पे क्या करते हैं ताकि उसकी फैसिलिटीज जो न्यूक्लियर चीज़ें हैं जो बना रहा है वो सब क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। उसके बाद क्या होता है, 2015 के टाइम पे ईरान की न्यूक्लियर डील होती है, जिसको हम एक और बोलते हैं JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो ये जो ईरान न्यूक्लियर डील को ही JCPOA भी कहा जाता है। तो ये कब हुई थी, जब वहाँ के प्रेसिडेंट जो है कौन थे, ओबामा थे, बराक ओबामा जो थे वो प्रेसिडेंट थे। उस टाइम पे डील होती है ईरान की
और यूएसए की। इसमें क्या होता है कि यूएसए जो है अपने सैंक्शंस को थोड़ा हटा देता है, मतलब बोल देता है चलो ठीक है आपको थोड़ा सैंक्शन से रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन आप न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर जो काम कर रहे हो, न्यूक्लियर आर्म्स बना रहे हो, एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हो वो आप नहीं करोगे। तो ये साइन हो जाती है, ईरान एग्रीड टू लिमिट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, एग्री हो जाता है कि हाँ चलो मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम नहीं करूंगा, ताकि उसको सैंक्शन से रिलीफ मिल जाता है। इट वॉज सीन एज ए डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू, मतलब एक ब्रेक थ्रू आता है। अब क्या होता है 2018, इस टाइम पे वापस से किसकी गवर्नमेंट आ जाती है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप आते, वो इस डील से बाहर हो जाते, जेसीपीओ से बाहर हो जाते, यूनिलेटरी विड्रू हो जाते फ्रॉम द डील। इसको एक फ्लोट बोलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ईरान ने डील साइन करी, फिर भी वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, छुपे छुपे कर रहा है, चुपके चुपके से, तो वो हट जाता है यहाँ से। यूएस री इम्पोज कर देता है वहाँ पे फिर से सैंक्शन, मतलब बहुत हाई लेवल वाले सैंक्शंस लगा देता है वापस, क्योंकि डील से तो बाहर हो गए, ये डील हुई थी तब उसने सैंक्शंस हटा दिए थे, डील से बाहर हुए तो फिर से सैंक्शंस लगा दिए। तो इससे ईरान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मतलब वो मुश्किल में आ जाती है। ईरान वापस से क्या कर लेता है, अपने न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ करनी स्टार्ट कर देगा, क्योंकि डील से तो बाहर हो गए, तो वो भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ और करनी स्टार्ट कर दिया। 2020 में क्या होता है, कासिम सुलेमानी जो है, कौन है ये, ईरान का जो टॉप जनरल था कासिम सुलेमानी, उसको क्या करते हैं यूएस किल कर देता है, ड्रोन स्ट्राइक करते हैं बगदाद में, और क्या करते थे, कासिम सुलेमानी की हत्या हो जाती है। फिर क्या करता है ईरान, बदले में मिसाइल फायर कर देता है यूएस के बेस जो है इराक में, मतलब एक तरीके से लड़ाई स्टार्ट हो गई, उसने उनको मारा। तो ईरान क्या करेगा कि जो बगदाद ये इराक में जो बेस है यूएस के, वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट कर दी। फिर क्या होता है, ये हमने देखा कहाँ का, 2020 तक ये होता है। उसके बाद फिर वापस ऐसे दोनों के एक दूसरे के साथ छोटे मोटे ये राइवलरीज चलती रहती है एक दूसरे के साथ, कभी इसको अटैक करता है, और एक तरीके से कोल्ड वॉर, जैसे कि उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया, किसी के साथ ट्रेड नहीं हो रहा है, उसको ब्लैक लिस्ट में पहुंचा दिया, ऐसी चीज़ें चलती रहती है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो क्या हो रहा है, कई सारे अटेम्प्ट्स किए गए कि वापस से जेसीपीओ को लाया जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं हो पाता है ढंग से। टेंशंस रिमेन हाई विद इजराइल ईरान हॉस्टिलिटी, क्योंकि देखो इजराइल ईरान की लड़ाई चल रही है, इजराइल और ईरान की भी वॉर है, और यूएसए जो है वो सपोर्ट करता है इजराइल को, मतलब ये दोनों एक तरीके से दोस्त थे, दोनों मिलकर लड़ाई करते, किसके साथ, ईरान के साथ लड़ाई करते। ऑनगोइंग अगर देखोगे तो ईरान वही वापस उसका यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन का काम चल रहा है, मतलब उसका एनरिचमेंट का काम चल रहा है। ईरान ने अपनी टाइज बढ़ा ली रशिया और चाइना के साथ, ताकि यूएस का मतलब रिड्यूसिंग यूएस इन्फ्लुएंस, यूएस का इन्फ्लुएंस कम हो जाए। क्योंकि देखिए अगर आप रशिया देखेंगे तो ये भी यूएसए के अगेंस्ट रहता है, चाइना ये भी यूएसए के अगेंस्ट है। तो देखो अगर आपका कोई दुश्मन है या फिर किसी और का कोई दुश्मन है, दुश्मन से जाके दोस्ती कर लो, तीनों मिलकर दोस्त बन के उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। इस तरीके से इसने क्या करा, इनके दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की स्टार्टिंग कर दी। तो अगर हम देखें कि इसका क्या इम्प्लीकेशन है इंडिया के ऊपर, अगर हम इंडिया की बात करें कि ये वॉर जो अगर मिडिल ईस्ट में हो रही है या फिर ईरान में कुछ हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या होगा। देखिए पहला कि एनर्जी सिक्योरिटी, ईरान हमारा मेजर ऑयल सप्लायर था इंडिया को, लेकिन सैंक्शंस लगने की वजह से क्या हो गया है, हमें ऑयल की प्राइस मतलब ऑयल का जो हम इंपोर्ट करते थे उसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। यूएस एक्शन के पहले मेजर सप्लायर वही था, लेकिन यूएस प्रेशर की वजह से इंडिया ने बंद कर दिया ईरान से लेना 2019 के बाद। वहीं चाबहार पोर्ट की बात करें तो इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट चाबहार पोर्ट में, जो कि कहाँ पे, साउथ ईस्टर्न ईरान में लोकेटेड है। तो हम काहे के लिए बना रहे चाबहार पोर्ट, ताकि हम अपना कनेक्शन जो है सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से बना पाए, क्योंकि हम पाकिस्तान से होके नहीं जा पाएंगे, पाकिस्तान से जाना डिफिकल्ट है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, चाबहार पोर्ट ईरान में डेवलप करें विद द हेल्प ऑफ इट। कहाँ जा पाएंगे हम, सेंट्रल एशिया मतलब यूरोप वाले रीजन में, सेंट्रल एशिया वाले रीजन में, और अफगानिस्तान जा पाएंगे। बट यूएस सैंक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, डिले हो रहा है ये, और कॉम्प्लिकेटेड फंडिंग हो रही है, डेवलपमेंट यहाँ पे क्रिएट हो रही है। क्योंकि अगर आप देखिए एक देश में अगर इनस्टेबिलिटी बनी हुई है, तो इनस्टेबिलिटी की वजह से किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाएंगे। देखो रीजनल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी, इंडिया की अच्छी टाइज है किसके साथ, यूएसए के साथ भी और ईरान के साथ भी, क्योंकि यूएसए से हमारा जो ट्रेड है, हम एक तो उसके साथ ट्रेड सरप्लस में है, हम कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए कहीं पे डिपेंड है, यूएसए पे डिपेंड है, तो ट्रेड पार्टनर है अच्छे। वहीं अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान से हमारे जोग्राफिकली मतलब चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जोग्राफिकली वो हमारे पास है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो ये क्या है, इसके लिए ईरान जरूरी है। तो हमारे लिए डिफिकल्ट है कि दोनों के साथ हमें बैलेंस करके चलना है टाइम, मतलब हम किसी एक का पूरा सपोर्ट नहीं कर सकते।
इंडिया की डायस्पोरा की अगर हम बात करें तो मिलियंस ऑफ इंडियंस जो है गल्फ रीजन में काम करते हैं। तो अगर वहाँ पे कोई इंस्टेबिलिटी होगी तो किसको अफेक्ट करेंगे? वो वहाँ पे जो इंडियंस रह रहे वहाँ उनको अफेक्ट होगा, तो उनकी फैमिलीज जो हमारे यहाँ रह रही है, जो रेमिटेंसेस पे डिपेंड है, उनको अफेक्ट होगा। तो वो क्या करेगा? उन वर्कर्स को इफेक्ट करेगा। मिलिट्री एस्केलेशन और इनस्टेबिलिटी कैन थ्रेटन इंडियन वर्कर्स सेफ्टी और रिड्यूस करेगा रेमिटेंसेस, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है और फैमिलीज के लिए भी जरूरी है जो यहाँ पे है इंडिया में। जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग, इंडिया सपोर्ट करता है मल्टीपोलर वर्ल्ड को और हमेशा नॉन अलाइनमेंट को प्रीफर करता है। तो द कॉन्फ्लिक्ट टेस्ट इंडियाज एबिलिटी, मतलब यहाँ पे हमेशा नॉन अलाइनमेंट, किसी का साथ नहीं देना। तो यहाँ पे इंडिया की एबिलिटी चेक कर रहा है कि या तो न्यूट्रल रहता है इंडिया या फिर गुड टाइज बनाता है इजराइल के साथ, ईरान के साथ, यूएसए के साथ, अरब वर्ल्ड के साथ साइमल्टेनियसली, मतलब सबके साथ अच्छे रिलेशन बनाए, क्योंकि इजराइल और ईरान भी दुश्मन है, वहीं यूएसए ईरान दुश्मन है। तो किस तरीके से हम सबके साथ बैलेंस बना के चले। ट्रेड डिसरप्शन, वो जब से यूएसए का सैंक्शन लगा है ईरान के ऊपर, हमारा जो बायोलेटरल ट्रेड होता था वो 17 बिलियन से सिर्फ 2 बिलियन तक आ गया, मतलब इतना हमारे ट्रेड में इफेक्ट हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूएसए एंड ईरान रिलेशन और यूएसए एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इफ यू वांट इट्स पीडीएफ यू कैन ज्वाइन आवर चैनल SSB वर्ल्ड FDA। थैंक यू सो मच। जय हिंद।